देखिए, अब जो हम लोग समझेंगे वो है एकल वस्तु की दशा में मांग वक्र की उत्पत्ति। एक वस्तु की दिशा में अगर हम बात करें तो मांग वक्र किस प्रकार होगी ये समझेंगे, और इसमें हम लोग ह्रासमान उपयोगिता नियम को विस्तार से भी जानेंगे। तो चलिए इसे समझते हैं कि एकल वस्तु की दशा में मांग वक्र किस प्रकार होती है। तो देखिए, किसी वस्तु के मांग वक्र का गणनावाचक विश्लेषण के द्वारा बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले बताना चाहेंगे कि वस्तु के मांग वक्र को हम गणनावाचक विश्लेषण के द्वारा बनाया जा सकता है। मतलब उपयोगिता को संख्यात्मक रूप में देकर उसे गणना करके हम मांग वक्र को प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के कहें तो मांग वक्र को गणनावाचक विश्लेषण द्वारा बनाया जा सकता है। सबसे पहली बात यहाँ प्रश्न ये उठ रहा है कि मांग क्या है तथा मांग वक्र क्या है। तो इसे सबसे पहले समझते हैं कि मांग क्या है, मांग वक्र क्या है। तो देखिएगा, वस्तु की मात्रा जिसे एक उपभोक्ता दिए गए वस्तु मूल्यों और आय पर खरीदने के लिए इच्छुक एवं समर्थ है को उस वस्तु की मांग कहते हैं। देखिए, समझते हैं मांग क्या है। तो वस्तु की मात्रा जिसे उपभोक्ता दिए गए मूल्य पर अपनी आय के आधार पर खरीदने के इच्छुक और समर्थ है, वही उस वस्तु की मांग कहलाती है। देखिए, वस्तु X की मांग X वस्तु की स्वयं की कीमत के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की कीमतों, उपभोक्ता की रुचियों और वरीयता जैसे कारकों पर निर्भर करती है। यहाँ बताना चाहेंगे, अगर कोई वस्तु X है तो उस वस्तु की जो मांग होती है केवल उस वस्तु की अपनी कीमत पर ही नहीं बल्कि अन्य वस्तु की कीमतों, उपभोक्ता की रुचियों और उनकी वरीयता, उनकी प्रेफरेंस जैसे कारकों पर भी निर्भर करता है उस वस्तु की मांग। तो अब समझते हैं मांग वक्र तब क्या है। तो मांग वक्र जो होता है एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगे जाने वाली मात्राओं का रेखीय प्रस्तुति है। मांग वक्र क्या होता है ना, एक वस्तु का जो अलग अलग कीमतों में उसकी जो मांगे जाने वाली मात्रा है उसी का एक रेखीय निरूपण है। मतलब विभिन्न कीमत पर कितना वस्तु का मात्रा का मांग हो रहा है, मतलब विभिन्न विभिन्न कीमत पर अलग अलग जो मात्रा जो मांग हो रही है, यही रेखीय निरूपण मांग वक्र कहलाती है। जो एक उपभोक्ता किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए इच्छुक है, साथ ही अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतों को और उपभोक्ता की आय को स्थिर रखते हुए। यदि हम चित्र 2.2 को देखें तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु के विभिन्न कीमत पर उनकी क्या अलग अलग मात्रा की मांग है उसे दिखाया गया है। मतलब एक व्यक्ति की वस्तु X के लिए विभिन्न कीमतों पर उसके काल्पनिक मांग वक्र को प्रदर्शित करता है। अगर हम इस चित्र को ध्यान से देखें तो क्या पाते हैं, देखिए ध्यान से कि जैसे जैसे कीमत घट रही है, देखिए व्यक्ति को वस्तु की मात्रा में देखिए मांग बढ़ रही है। जिस समय कीमत सबसे ज़्यादा है, देखिए मांग उस समय वस्तु की मात्रा की मांग कम है। जैसे कीमत घटता है, देखिए मात्रा की मांग बढ़ जाती है। मतलब जैसे जैसे कीमत घटता जाता है मात्रा की मांग बढ़ती जाती है। तो अगर इस चित्र पे देखिए, ग्राफ पे देखें तो क्या पाते हैं कि मात्राओं को क्षैतिज अक्ष में दिखाया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसकी अगर हम कीमत की बात करें वस्तु के तो उसे ऊर्ध्वाधर अक्ष में दिखाया गया है। नीचे की ओर ढलवा मांग वक्र, देखिए धीरे धीरे नीचे की तरफ देखिए मांग वक्र ढलते जा रहा, नीचे जा रहा है।
तो इस बात को ये प्रदर्शित कर रहा है कि नीचे मूल्य पर जैसे जैसे मूल्य घटते जाएगी, व्यक्ति को जो एक्स वस्तु था उसकी अधिक मात्रा उसे खरीदने की इच्छुक होता है। मतलब जैसे 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 कीमत घटते जाता है, व्यक्ति को अधिक मात्रा की मांग होने लगती है, मतलब उसे अधिक खरीदने का वो इच्छुक होता है। तथा ऊंचे मूल्यों पर अगर हम बात करें तो वह वस्तु की कीमत तथा मांगे जाने वाली मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध है। मतलब कीमत और मांग, मात्रा की मांग, कीमत और मात्रा के मांग के बीच में ऋणात्मक संबंध है। अगर कीमत अधिक होगी तो उसके विपरीत होगा मात्रा की मांग। ठीक है, इसीलिए बताया गया है कि कीमत और मांग की मात्रा के बीच में ऋणात्मक संबंध होगा। इसे मांग का नियम कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? मांग का नियम। मतलब कुल मिला के अगर कहें तो जैसे जैसे कीमत घटती है तो व्यक्ति को उस वस्तु की मात्रा में मांग बढ़ती है, किंतु जैसे कीमत बढ़ती जाती है मात्रा की मांग घटती जाती है। इसे ही मांग का नियम कहते हैं। नीचे की ओर ढलवा मांग वक्र की स्पष्टीकरण। देखिए, नीचे की तरफ जो ढलवा मांग वक्र का जो हम स्पष्ट अगर समझें तो इसे किसके आधार पर समझ सकते हैं ना? ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के विचार पर आधारित है। मतलब जो मांग वक्र जो बना था, नीचे की तरफ जो ढलते हुए जा रहा था, घटते हुए जा रहा था, वो किस पर आधारित है? वो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के विचार पर आधारित है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता जिसे हम सिंपल शब्दों में कहेंगे घटते हुए सीमांत उपयोगिता। ठीक है, मतलब जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे, मतलब जैसे प्रत्येक इकाई में जैसे जैसे प्रत्येक इकाई आप बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इसी पर आधारित है ढलता हुआ मांग वक्र। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम बताता है कि वस्तु के प्रत्येक अगली इकाई, ह्रासमान उपयोगिता का नियम क्या बताता है कि वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई कम सीमांत उपयोगिता प्रदान करती है। मतलब जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे हर इकाई में क्या होती है? सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। इसलिए व्यक्ति प्रत्येक अगले, अगर हम बात करें तो व्यक्ति क्या होता है ना, प्रत्येक अगली इकाई के लिए उतना देने के लिए इच्छुक नहीं होगा। ठीक है, इसी कारण मांग वक्र नीचे की ओर ढलवां वक्र होता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति अगली इकाई के लिए उतना देने के लिए इच्छुक नहीं होगा। यही कारण होता है कि मांग वक्र धीरे धीरे नीचे की ओर ढलवां वक्र बनाता है। एक्स वस्तु की अगर हम एक्स वस्तु की ₹40 प्रति इकाई कीमत पर व्यक्ति एक्स इकाई की 5 इकाइयों की मांग थी। देखिए ध्यान से, एक्स वस्तु की अगर हम बात करें तो ₹40 प्रति कीमत पर किसी व्यक्ति को एक्स वस्तु की 5 इकाई की मांग थी। वस्तु की 6वीं इकाई के लिए अगर हम बात करें तो 5वीं इकाई से कम महत्व की होगी। अगर 6ठी इकाई की बात करें तो उसकी जो महत्व जो होगी वो 5वीं इकाई से कम होगी। व्यक्ति 6ठी इकाई को तभी खरीदेगा जब कीमत जो होगी ₹40 प्रति इकाई से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, अतः ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम यह स्पष्ट करता है कि मांग वक्रों का ऋणात्मक दाम क्यों होता है। देखिए, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम ये स्पष्ट करा देता है कि मांग वक्र का ऋणात्मक दाम क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे अगली इकाई बढ़ते चले जाएंगे सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इसीलिए मांग वक्र का ऋणात्मक दाम। तो हम लोग समझेंगे क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण कि क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण क्या है, इसके अंतर्गत हमें क्या जानकारी होगी। चलिए इसे समझते हैं।
गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण समझने में सरल है, लेकिन उपयोगिता का संख्याओं के रूप में परिमाणन इसका सबसे बड़ा दोष है। देखिए, गणनावाचक उपयोगिता जो है, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण समझने में बहुत आसान है, सरल है, लेकिन उपयोगिताओं को संख्या में प्रदर्शित करना यही सबसे बड़ी दोष है। वास्तविक जीवन में अगर हम बात करें तो हम उपयोगिता को संख्याओं के रूप में कभी व्यक्त नहीं कर सकते, कभी हम कर ही नहीं सकते वास्तविक जीवन में उपयोगिताओं को संख्या में प्रदर्शित करना। अधिक से अधिक हम कम या अधिक उपयोगिता के आधार पर क्रम दे सकते हैं। मतलब उपयोगिताओं को हम क्या कर सकते हैं मतलब अधिक से अधिक हम कम या अधिक उपयोगिता के आधार पर क्रम दे सकते हैं कि ये अधिक उपयोगिता का है, कम उपयोगिता का है, ये क्रम दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में, उपभोक्ता उपयोगिता को संख्याओं में नहीं मापता है, यद्यपि वह विभिन्न उपभोक्ता बंडलों को क्रम देता है। देखिए, उपभोक्ता जो होता है उपयोगिताओं को संख्या में नहीं नापता है, बल्कि वो क्या करता है न उसे विभिन्न उपभोक्ता बंडलों के रूप में क्रम देता है। मतलब अलग अलग मात्रा में संख्याओं के समूह को एक क्रम बनाता है। यही क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण प्रसंग का प्रारंभिक बिंदु है। यही पॉइंट जो है हमारे जो क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण को समझने का मेन पॉइंट है कि किस प्रकार उपभोक्ता उपयोगिता को संख्याओं में प्रदर्शित नहीं करता है, बल्कि उपभोक्ता बंडलों का प्रदर्शित करता है। उपभोक्ता बंडलों की सहायता से वो उपयोगिताओं को समझता है। बंडलों के सेट में एक उपभोक्ता के अभिमानों को चित्र द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए, बंडलों की जो सेट होती है जिसमें एक समूह तैयार होती है, उसमें उपभोक्ता के अभिमानों को, उसके प्रेफरेंस, उसके पसंद को प्रदर्शित किया जाता है कि उन्हें दो वस्तुओं में पहली वस्तु कितनी चाहिए, दूसरी वस्तु कितनी चाहिए, इसके आधार पर बंडलों के सेट को चित्र द्वारा दिखाया जाता है। हम पहले ही देख चुके हैं कि एक उपभोक्ता का उपलब्ध बंडलों को एक द्वितीयक चित्र द्वारा दिखाया जा सकता है। जैसे हम लोग पहले ही इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि उपभोक्ता को उपलब्ध बंडल में, मतलब उन दोनों राशियों में से उसे कितना कितना पसंद है, उसको एक 2 डायमेंशनल ग्राफ में, 2 डायमेंशनल चित्र में, मतलब द्वितीयक चित्र में उसे दिखाया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक तरफ एक राशि को और दूसरी तरफ दूसरे राशि को, मतलब एक तरफ एक पदार्थ, दूसरी तरफ दूसरे पदार्थ को दिखाया जाता है। वस्तुओं जो उपभोक्ता का समान उपयोगिता है प्रदान करने वाले बंडलों का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आप इस बिंदु पर देखें, A, B, C, D, ये उन बिंदुओं को प्रतिनिधित्व करता है जहां पर उपभोक्ता को समान उपयोगिता प्राप्त होती है। यानी A बिंदु पर उपभोक्ता को जितना उपयोगिता प्राप्त होगी, B बिंदु पर भी उसे उतना ही उपयोगिता प्राप्त होगी, C पर भी उन्हें उतना ही उपयोगिता प्राप्त होगी और D पर भी उन्हें उतना ही उपयोगिता प्राप्त होगी। यानी कह सकते हैं A, B, C, D ऐसे बिंदु को प्रतिनिधित्व कर रहा है जहां पर उपभोक्ता को समान उपयोगिता प्राप्त होगी। बिंदुओं जो उपभोक्ता का समान उपयोगिता है प्रदान करने वाले बंडलों का प्रतिनिधित्व करता है को रेखाचित्र 2.3 में दिखाए गए वक्र को प्राप्त करने के लिए सामान्य जोड़ा जा सकता है। देखिए, इसको जोड़ दिया गया है पॉइंट को, जिस बात को दिखाया जा रहा है कि उन्हें इन बिंदु पर उपभोक्ता को समान उपयोगिता प्राप्त हो रही है। देखिए, अगर आप प्रत्येक बिंदु की बात करें, A में, B में, C में, D में, तो हर बंडल अलग अलग मात्रा को प्रतिनिधित्व कर रहा है। देखिए, A बिंदु पर बात करें जो एक बंडल को सूचित कर रहा है, तो A में देखिए आम 15 है और केला 1 है। यानी कि 15 आम और 1 केले से उपभोक्ता को जितना उपयोगिता प्राप्त होगा, उतना ही उपयोगिता उपभोक्ता को 12 आम
और 2 केले से होगा। इसी प्रकार उपभोक्ता को 10 आम और 3 केले से उतना ही उपयोगिता प्राप्त होगा। साथ ही साथ अगर हम उसके अंत बिंदु पर बात करें तो 9 आम और 4 केले से भी उपभोक्ता को उतना ही उपयोगिता प्राप्त होगा। यानी कि अलग अलग बंडल उपभोक्ता के समान उपयोगिता को दिखा रहा है। एक अनअधिमान वक्र पर सभी बिंदु जैसे ए, बी, सी, डी उपभोक्ता को समान स्तर का संतोष प्रदान करते हैं। अगर हम इस कर्व को देखिए जिनका नाम है अनअधिकार वक्र, अनअधिकार वक्र जिसे इंग्लिश में अगर हम कहें तो इसे इनडिफरेंस कर्व कहेंगे। देखिए यहाँ पर IC लिखा हुआ है शॉर्ट में, IC मतलब शॉर्ट में लिखा हुआ है इनडिफरेंस कर्व के लिए, ठीक है। तो एक अनधिमान वक्र पर सभी बिंदु ABCD उपभोक्ता के समान स्तर का संतोष प्रदान करते हैं। मतलब इनडिफरेंस कर्व पर जो भी बिंदु होती है वो हर बिंदु क्या बताता है, उपभोक्ता को समान स्तर का संतोष प्रदान करता है। उसे हर बिंदु पर उसे समान उपयोगिता, समान संतोष प्राप्त होगा। यह स्पष्ट है कि जब उपभोक्ता को एक और केला प्राप्त होता है, देखिए अगर उपभोक्ता को एक और केला प्राप्त होता है तो उसको कुछ आमों का त्याग करना पड़ता है ताकि उसकी उपयोगिता का स्तर वही रहे। अगर अतिरिक्त केला मिला है तो उसे त्याग करना होगा कुछ आम का ताकि उसकी उपयोगिता वही बनी रहे। अगर ऐसा नहीं होता है तो उपयोगिता उतना नहीं रहेगा, उसे आम का त्याग करना ही पड़ेगा और वही उसी अधिमान वक्र पर रहे। और अगर उसे समान उपयोगिता मिलेगा तो उसी कर्व में वो पॉइंट रहेगी। मतलब एक अतिरिक्त केला जब उसे प्राप्त होता है तो आम का त्याग करने के कारण ही वो बंडल, वो पॉइंट वो उसी कर्व में रहता है, अनअधिमान वक्र पर ही रहता है। एक अतिरिक्त केला प्राप्त करने के लिए कुल उपयोगिता का स्तर समान रहते हुए आमों की वह मात्रा जिसका उपभोक्ता को त्याग करना पड़ता है सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। देखिए समझते हैं, एक अतिरिक्त केला का उपयोग करने के लिए और साथ ही साथ उपयोगिता का स्तर समान रहे, मतलब कुल उपयोगिता का स्तर समान रहे, इसके लिए उपभोक्ता को क्या करना पड़ता है न, आम की मात्रा को त्याग करना पड़ता है। तो जितनी मात्रा में वो आम का त्याग करता है उपभोक्ता, यही क्या कहलाता है न, सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाता है। मतलब जितना अतिरिक्त मात्रा में अतिरिक्त केला जो उपयोग किया, वो एक अतिरिक्त केला जो उपयोग किया उपभोक्ता और साथ ही साथ कुल उपयोगिता का स्तर समान रहे, इसके लिए उन्हें आम की कुछ मात्रा को त्याग करना पड़ता है। और जितनी मात्रा में आम को वो त्याग करता है वही क्या कहलाता है न, सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो MRS यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सरलतम रूप में वह दर है जिस पर उपभोक्ता आमों के स्थान पर केले को प्रतिस्थापित करेगा। यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है न, वह दर है जिस पर उपभोक्ता क्या होता है न, आम के स्थान पर केले को यूज़ करता है और साथ ही साथ उपयोगिता समान रहे। तो इसे गणितीय रूप में किस प्रकार लिखते हैं, इसे गणितीय रूप में MRS को यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को किस प्रकार दर्शाते हैं न, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को दर्शाते हैं मोड चेंज इन Y बाय चेंज इन X। यानी कि मोड में लेते हैं ताकि हमें उसकी संख्यात्मक वैल्यू प्राप्त है और ऊपर में लेते हैं परिवर्तन। किसके परिवर्तन को दिखाएंगे, इसमें हम लोग आम के परिवर्तन
ऊपर में लेंगे आम की मात्रा में परिवर्तन और नीचे केले की मात्रा में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन y बाय चेंज इन x। इस तालिका में ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर के नियम को प्रदर्शित किया गया है। तो देखिए यहाँ पहले संयोग में A, B, C, D जो 4 संयोग को दिखाया है जहाँ पर कुल उपयोगिता समान थी। देखिए दूसरे में देखिए यहाँ पर केलों की मात्रा को दिखाया गया, यानी कि क्वांटिटी ऑफ x, यानी केले की मात्रा। यहाँ देखिए केले की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती गई है। उसके विपरीत यहाँ देखते हैं आम की मात्रा में, यानी क्वांटिटी ऑफ y में देखते हैं तो धीरे धीरे इसकी मात्रा घटती चली गई है। और लास्ट में यहाँ पर सीमांत प्रतिस्थापन दर, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को दिखाया गया है। देखिए अगर A से B आते हैं, अगर हम A से B आते हैं तो देखिए आम की मात्रा में 3 इकाई घट जाती है, यानी 3 आम घट गया और केले में 1 बढ़ गया, यानी कितना चेंज हुआ, आम में चेंज हुआ 3 और केला में कितना चेंज हुआ 1। तो इसका अनुपात कितना हुआ ना 3:1, क्योंकि हम लोग पढ़े थे अभी MRS बराबर क्या होता है, चेंज इन y बटे चेंज इन x। तो 3:1 हुआ। देखिए यहाँ पर पॉइंट नहीं है, ये अनुपात को दिखाया जा रहा है। उसी प्रकार हम B से C जाएंगे तो क्या देखते हैं, B से C जाने पर केले में 1 चेंज होता है और आम में 2 चेंज होता है। तो इसका क्या हो जाएगा ना 2:1। फिर जब हम C से D पहुंचते हैं तो केले में फिर 1 परिवर्तन होता है मगर आम में 1 परिवर्तन होता है। तो इसका अनुपात कितना होगा ना 1:1। तो क्या देखते हैं इस तालिका के आधार पर, तो आप देख सकते हैं कि उपरोक्त तालिका में जैसे हम केलों की संख्या को बढ़ाते हैं, केले की अतिरिक्त इकाई के लिए त्याग किए जाने वाले आमों की मात्रा गिरती जाती है। मतलब जैसे जैसे अतिरिक्त केले का प्रयोग होता है वैसे वैसे उसके जगह पर आमों की मात्रा का त्याग होता है, आम गिरती जाती है। अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो केलों की संख्या में वृद्धि के साथ जैसे जैसे केलों की संख्या में वृद्धि होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम हो जाती है। उपभोक्ता के पास जैसे जैसे केलों की संख्या बढ़ती है, देखिए उपभोक्ता के पास जैसे जैसे केलों की संख्या बढ़ती है क्या होता है न, केले से जो प्राप्त हो रही थी मार्जिनल यूटिलिटी वो गिरती जाती है, केले से उनकी मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है। इसी भांति अगर हम बात करें आमों की संख्या में कमी से क्या होता है न, आमों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती जाती है। मतलब केले की मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है मगर आम की मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती जाती है। इसी प्रकार केले की संख्या में वृद्धि होने से उपभोक्ता की कम और कम आम की मात्रा त्याग करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। मतलब केले की संख्या में वृद्धि से क्या होगा, उपभोक्ता की कम और कम, मतलब जैसे जैसे केले की संख्या में वृद्धि होती जाएगी आम को त्याग करने की संख्या भी घटती चली जाएगी। केले की मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के गिरने की इस प्रवृत्ति को जैसे जैसे केले की मात्रा वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन घटती चली जाती है। इसी प्रवृत्ति को ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन का नियम कहते हैं। इसे चित्र 2.3 में देखा जा सकता है। ए बिंदु से बी बिंदु जब हम लोग आते हैं, देखिए ए बिंदु से बी बिंदु जब जाते हैं तब देख सकते हैं 3 आम का त्याग करना पड़ा था उपभोक्ता को, किंतु बी से सी जाने पे 2 आम का त्याग करना पड़ रहा था। देखिए जैसे जैसे अतिरिक्त केले की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे देखिए आम की मात्रा त्याग करने का
घटती चली जा रही है। एक तरफ देखिए केले की मात्रा में वृद्धि हो रही है, दूसरी तरफ देखिए आम की मात्रा के त्याग में घटती चली जा रही है। तथा सी बिंदु से डी बिंदु तक जाने पर क्या हो रहा है ना, वह एक आम का त्याग करता है। अतः यह स्पष्ट है कि प्रत्येक अगले क्रेता के लिए उपभोक्ता थोड़ी और थोड़ी आम की मात्रा का त्याग करता है।